Hello everyone. In today's lecture, we are starting with a new chapter and the name of the chapter is Mineral Nutrition. अब देखिए इस चैप्टर में हमको क्या पता करना है कि प्लांट जो है इनको ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो प्लांट जो है इसको ग्रोथ करना है, प्लांट ग्रोथ, और जो डेवलपमेंट करना है, तो प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर करना है तो उसको रिक्वायरमेंट किन की चीजों की होगी, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की और वाटर की और मिनरल की, है ना। तो किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए है, वाटर चाहिए है, मिनरल चाहिए है। आप कोई पूछे कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट की डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, तो हमें पता है आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोटीन के अलावा फैट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है प्लांट्स को फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। इसके अलावा प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड है और मिनरल्स रिक्वायर्ड है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो वाटर एंड मिनरल दोनों का जो अपटेक होगा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, वो अपटेक किसके थ्रू होगा, तो वो होगा थ्रू जाइलम। तो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल दोनों का कंडक्शन हो जाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, है ना। अब हम आते हैं डायरेक्टली एक टर्म पे, टर्म इज हाइड्रोफोनिक्स। एनसीईआरटी में हाइड्रोफोनिक्स नाम के एक टर्म को मेंशन किया गया है। क्या है टर्म, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। टर्म इज हाइड्रोफोनिक्स। अब क्या होता है हाइड्रोफोनिक्स, तो देखिए हाइड्रोफोनिक्स को डिफाइन करने के लिए एक और इजी स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे। तो हाइड्रोफोनिक्स जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉइल लेस कल्चर। क्या लिख सकते हैं हम हाइड्रोफोनिक्स के लिए, सॉइल लेस कल्चर। क्यों लिखा मैंने सॉइल लेस कल्चर, क्योंकि हाइड्रोफोनिक्स जो प्रोसेस है इसमें हम सॉइल को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हम प्लांट को फिर फाइनली ग्रो कहां पर करेंगे, तो प्लांट को हम ग्रो करेंगे मिनरल, ऐसा बोल सकते हैं मिनरल सॉल्यूशन में, यानी ऐसे वाटर में हम प्लांट को ग्रो करेंगे जिस वाटर में हम अपने डिजायर्ड मिनरल्स ऐड करेंगे, है ना। जो प्लांट को जो भी मिनरल रिक्वायर्ड है वो मिनरल हम स्पेसिफिकली चुन चुन के ऐड करेंगे। तो क्या याद रखेंगे, हाइड्रोफोनिक्स कैसा है, सॉइल लेस कल्चर है। तो मतलब कि सॉइल इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ में किसका यूज नहीं होने वाला है, सॉइल का यूज हम नहीं करेंगे। तो हम किसका यूज करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स, है ना। अब देखिए इसमें एक छोटा सा केस लेके देखते हैं। बाय चांस अगर ऐसा हो कि मैंने इधर पे एक प्लांट लिया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ले लिया। इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मैंने एक प्लांट ऐसे ग्रो कराने की कोशिश की। ये प्लांट के रूट्स हैं, ये उसका स्टेम वाला पोर्शन हो गया, ऐसे कुछ ब्रांचेस भी आ गए छोटे छोटे, और ऊपर से ये उसकी कैनोपी। चलिए तो ये प्लांट है जो कि हमने कहां पर ग्रो किया है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो किया है। अगर इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मैं कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, तीन चीजें अगर मैंने बाई चांस इसमें ऐड कर दी हैं, तीन मिनरल्स मैंने इसको ऐड कर दिए हैं, आपको पता है ये तीनों मिनरल्स रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए। क्या याद रखना है, कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों के तीनों रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक से क्या फायदा होता है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर ये तीनों में से मैंने तीनों प्रोवाइड किए थे इस सॉल्यूशन में, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही थी। मैंने क्या किया, कुछ टाइम बाद इस वाटर को जब चेंज किया, तो वाटर को चेंज करते टाइम पे मैंने पोटेशियम को, फास्फोरस को तो कांस्टेंट रखा जैसा पहले था, पर मैंने जो कैल्शियम है इसके अमाउंट को सडनली क्या किया, डिक्रीज कर दिया। अगर मैं इस कंडीशन में इस कैल्शियम को कम कर देता हूं सॉल्यूशन में से, तो प्लांट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि देखिए प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चीज चाहिए थी, कैल्शियम। अगर मैंने कैल्शियम कम किया तो प्लांट की में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होंगे। मान लीजिए कि अगर प्लांट में हमने नोटिस किया कि इसके जो लीव्स हैं
वो नॉन ग्रीन हो गए। नॉन ग्रीन हो गए मतलब कि उनमें जो ग्रीन कलर है वो कम हो गया है। तो ग्रीन कलर कम होने के का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कोई ना कोई मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकता है जो लीव्स हैं वो कर्ल करने लगे, हो सकता है जो लीफ हैं वो थोड़े से येलोइश हो जाएं, है ना, वेन्स क्लियरिंग हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस अगर हमको दिख रही है मतलब कोई ना कोई मिनरल की डेफिशिएंसी प्लांट में हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में कोई भी एक मिनरल को कम करके हम प्लांट के डेफिशिएंसी सिम्टम को नोट डाउन करके ये इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि किस मिनरल की कमी से प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है। कर सकते हैं पता, है ना। तो बहुत काम की टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हमको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में प्लांट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन भी की है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मोर देन 60 मिनरल्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। मतलब प्लांट्स के पास बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं पर 60 टाइप के मिनरल्स अब तक मिल चुके हैं हमें। कहां पर मिल चुके हैं? प्लांट्स में मिल चुके हैं। अब प्लांट्स में कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये सेलेनियम और गोल्ड जैसे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो प्लांट कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम एंड गोल्ड, है ना। तो गोल्ड को, सेलेनियम को, और सिर्फ ये दो ही नहीं बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको प्लांट क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनमें से दो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, कौन कौन से? सेलेनियम एंड गोल्ड। अब एक और चीज, अगर बाय चांस प्लांट को रेडियो एक्टिव एरिया में ग्रो किया जाए, कहां पर ग्रो किया जाए? रेडियो एक्टिव एरिया में, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो याद रखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, प्लांट्स कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। क्या एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम, आपने सुना होगा स्ट्रोंशियम, तो रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम को भी रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम, तो रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम को भी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब अगर प्लांट को आपने रेडियोएक्टिव एरिया में आपने ग्रो करने की कोशिश की तो वो क्या करेंगे, वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब एक चीज याद रखिए, मिनरल्स का अमाउंट कितना ही कम क्यों ना हो प्लांट के अंदर, उस अमाउंट को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के टेक्निक्स डेवलप हो चुके हैं कि जिसके थ्रू हम फाइनली डिटेक्ट कर सकते हैं कितना भी कम अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं कि जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एसेंशियल किस बेसिस पे बोलते हैं। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसके बेसिस पे आप बताते हो कि मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है ना। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियाज फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। क्राइटेरिया फॉर essentiality of mineral elements, है ना। तो मिनरल एलिमेंट्स एसेंशियल है कि नहीं है, और अगर वो एसेंशियल है तो किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि वो एसेंशियल होते हैं, ये हमको एक बार एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। तो अब एक बार देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। अब देखिए, एन एलिमेंट मस्ट बी नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट सेल या फिर प्लांट, है ना। तो अगर कोई एलिमेंट है वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो वो कैसा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, इफ अ प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल growth and development, growth and reproduction, of plant। तो अगर कोई ऐसा मिनरल एलिमेंट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग किस में काउंट करेंगे, तो ऐसे एलिमेंट को हम काउंट करेंगे एसेंशियल एलिमेंट में। समझ गए। अब एक और चीज, अगर कोई एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है ना, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इफ
इफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ एलिमेंट इज स्पेसिफिक, कैसी है? स्पेसिफिक, तो ऐसे एलिमेंट को भी हम क्या बोल देंगे? ऐसे एलिमेंट को भी हम एसेंशियल एलिमेंट बोल देंगे। तो अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक चीज हमको याद रखनी है कि अगर बाय चांस मैं कैल्शियम की बात करता हूं, कैल्शियम की अगर रिक्वायरमेंट है किसी प्लांट को और मैं कैल्शियम को रिमूव कर दूं बाय चांस वहां से, और उसके बाद प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो ही ना पाए, इवन आप उसको बाकी सारे मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में दे दें पर आपने कैल्शियम उसको कम अमाउंट में दे दिया और प्लांट की अगर की ग्रोथ जो है वो इंटरप्ट होने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैल्शियम जो है इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना? तो वो एसेंशियल एलिमेंट में काउंट हो जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट वो है जिसमें क्या याद रखना है? जिसकी कमी की वजह से प्लांट की ग्रोथ कंप्लीटली इंटरप्ट हो ही जाए फाइनली, है ना? मतलब कि स्पेसिफिक। ऐसा नहीं हो सकता कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप फास्फोरस दे दें। आप फास्फोरस देंगे तो प्लांट को फायदा जरूर होगा, पर कैल्शियम की कमी से उसको नुकसान जरूर होगा। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो सिंपल वे में कि हर एलिमेंट जिसको हम एसेंशियल बोलेंगे वो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, उसकी जगह कोई और मिनरल नहीं ले सकता है। समझ गए? थर्ड पे आ जाते हैं। अब देखो, मिनरल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि प्लांट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए एसेंशियल एलिमेंट को। क्या बोलना है? इफ एन एलिमेंट is directly involved in metabolic processes of a plant, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट, मतलब कि ऐसा एलिमेंट कैसा होगा? ऐसा एलिमेंट होगा एसेंशियल एलिमेंट। तो एसेंशियलिटी के क्राइटेरियाज में कौन कौन से हमने देख लिए? सबसे पहले देखा, इफ अ प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट, तो ऐसा एलिमेंट कैसा होगा? एसेंशियल। अगर कोई भी एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है तो एसेंशियल एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट लिखा है, अगर कोई एलिमेंट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन द सेंस उस एलिमेंट की जगह कोई और एलिमेंट नहीं ले सकता, ऐसा अगर कोई एलिमेंट हमें प्लांट के लिए मिल जाए तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। तो थर्ड वाले पॉइंट पे जाते हैं, अगर कोई एलिमेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे आपको पता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जहां पे वर्क कर रहा था वहां पे मैग्नीशियम का यूज हो रहा था, है ना? तो मैग्नीशियम डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो मैग्नीशियम क्या हो गया? इट इज अ एसेंशियल एलिमेंट, है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहां लिख देते हैं टाइप ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो देखिए, एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास टोटल 2 टाइप के। कितने टाइप के मिलेंगे? 2 टाइप के मिलेंगे। तो हम कुछ को बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ को बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना? तो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब नाम से ही पढ़ के ही समझ में आ जाता है, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट, माइक्रो मतलब लेस अमाउंट। अगर कोई न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ऐसे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, तो हमने क्या बोल दिया? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर ये रिक्वायर्ड है इन मोर अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, तो इनको हम क्या बोल देंगे? इनको हम लोग बोल देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब कौन से एलिमेंट्स हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, तो इसके एग्जांपल्स में हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम आएगा, देखिए इसके एग्जांपल में आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन? मतलब क्या नाम है वहां पे, क्या लिखा है वो देखिए, कौन? CHON, ठीक है। उसके अलावा आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा
फॉस्फोरस, उसके अलावा पोटेशियम, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्या क्या हो गया? कॉन, Sp, K, Ca, Mg। क्या क्या नाम आ गए? कॉन, Sp, K, Ca, Mg। कौन? CHON कौन हो गया? SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपने सुना होगा SP बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो SP। तो कौन? SP। ये सब कैसे हो गए? ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। उसके अलावा जो तीन बच रहे हैं वो कौन से हैं? वो हैं पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद हो जाएगा? तो देखिए जल्दी से क्या हो गया? कौन, SP, K, Ca, Mg। याद हो जाएंगे? तो ये सब के सब क्या है? दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आने वाले हैं? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है आयरन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार आयरन को मैक्रो में भी प्लेस कर देते हैं और माइक्रो में भी प्लेस कर देते हैं। तो क्या क्या नाम याद रखेंगे? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया। मैं लिख देता हूं कौन कौन है एग्जाम्पल में। आयरन, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम। क्या क्या? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, निकल हो गया। तो निकल, जिंक है ना, क्लोरीन, निकल हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, है ना। तो ये सब किसके हैं एग्जांपल्स? तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में किसको काउंट कर लिया? कौन, Sp, K, Ca, Mg। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में काउंट कर लिया आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल, जिंक, क्लोरीन। सिंपल तरीका क्या रहेगा याद करने का? तो सिंपलेस्ट वे ये रहेगा कि आप क्या करें, आप उनको याद कर लें और उनके अलावा जो भी आते हैं उनको किसमें प्लेस कर दें? माइक्रोन्यूट्रिएंट में। सिंपल रहेगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को याद कर लो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का आंसर कैसे लगाना है? जो मैक्रो में नहीं आएंगे वो सब काय में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। पर आयरन जो है ये मोस्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों केसेस में मिल जाता है। किस में मिल जाएगा? ये मैक्रो में भी मिल जाएगा, माइक्रो में भी मिल जाएगा। पर अगर स्पेसिफिकली इसको प्लेस करना ही है, कोई एक साइड चूज करना ही है, तो कौन सी साइड चूज करेंगे फॉर आयरन? तो आयरन विल बी प्लेस्ड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं सीधा सीधा नेक्स्ट पोर्शन पे। चलो अब हम बात करेंगे अबाउट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, है ना। क्या बात करने वाले हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। देखिए अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हमें बात करनी है तो आपको पता है डेफिशिएंसी किसी भी चीज की कब होती है? ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी जो सेल के पास होनी ही चाहिए किसी मिनरल की। कोई एक मिनरल है, मान लीजिए कैल्शियम का ही अगर एग्जांपल ले लें, कैल्शियम का अमाउंट बॉडी में या किसी सेल में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। और एक कंसंट्रेशन कैल्शियम की ऐसी भी होती होगी जिस कंसंट्रेशन के नीचे अगर कैल्शियम चला गया या जिस कंसंट्रेशन से थोड़ा बहुत भी अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी सिम्टम आने लगेंगे। तो ऐसी कंसंट्रेशन जिसके नीचे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लगे, ऐसी कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। समझ रहे हैं? तो क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज तो क्या याद रखेंगे? यहां पे हमको याद रखना है अगर कोई रिटार्डेड ग्रोथ शो कर रहा है कोई प्लांट, तो मतलब उसमें क्या चीज है? उसमें किसी ना किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है ना। तो क्या याद रखेंगे? if a plant is showing retarded growth, कैसी ग्रोथ? Retarded. If a plant is showing retarded growth, that means its mineral concentration is below critical concentration. अब क्या होता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन? तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन is concentration of mineral below which deficiency symptoms
आर शोन बाय प्लांट्स, द प्लांट बिगिन टू शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, प्लांट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, है ना। अब कोई पूछे कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स मतलब कौन से सिम्टम्स हैं जिनको हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स में काउंट कर सकते हैं, तो देखिए जल्दी से। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, सबसे पहला देखिए फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम कौन सा हो सकता है, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस बोल सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम को। एक और डेफिशिएंसी सिम्टम होता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या चीज, नेक्रोसिस। एक और डेफिशिएंसी सिम्टम होता है स्टंटेड ग्रोथ, क्या, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ के अलावा एक और डेफिशिएंसी सिम्टम होता है, आप क्या बोल सकते हैं, हाँ स्टंटेड ग्रोथ हो गया। इसके अलावा एक और डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकता है प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, क्या, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, क्या बोल सकते हैं, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो सकता है, क्या हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो सकता है, इधर लिख देते हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के अलावा प्रीमैच्योर फॉल ऑफ बर्ड्स, या बोल सकते हैं फ्लोरल बर्ड्स, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं प्रीमैच्योर फॉल ऑफ बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स का भी प्रीमैच्योर फॉल हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर डेफिशिएंसी सिम्टम। और डेफिशिएंसी सिम्टम क्यों शो करता है प्लांट, क्योंकि उसके पास मिनरल्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो कमी होगी वो एक लिमिटेड अमाउंट से कम हो जाना चाहिए। उस लिमिटेड अमाउंट को, उस जो फाइन लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो देखिए जल्दी से, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सेल डिवीजन सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल का कुछ ना कुछ लफड़ा यहाँ पे है। तो यहाँ का क्लोरोसिस लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। और अगर ये क्लोरोफिल का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा तो लीफ जो है वो थोड़ा सा नॉन ग्रीन टाइप हो जाएगी, मतलब कैसी हो जाएगी, येलोइश। तो येलोइंग ऑफ लीफ हो जाता है क्लोरोसिस वाली कंडीशन में, है ना। तो दिस इज ऑल्सो डेफिशिएंसी सिम्टम। एक और लिखा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मीनिंग होता है टिश्यू की डेथ, डेथ ऑफ द टिश्यू। तो कोई भी टिश्यू है उसकी डेथ हो जाए तो उसे बोलेंगे नेक्रोसिस। तो दिस इज टिश्यू डेथ। तो डेथ ऑफ द टिश्यू इज नेक्रोसिस। स्टंटेड ग्रोथ, अगर प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाए, इंटरप्टेड या फिर स्टॉप्ड, ग्रोथ इन प्लांट, तो प्लांट में अगर ग्रोथ इंटरप्ट हो गई है, रुक रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टंटेड ग्रोथ। दिस ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ सम काइंड ऑफ मिनरल, है ना। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड प्रीमेच्योर फॉल ऑफ बर्ड। मतलब क्या होने वाला है, अगर पत्तियां कंप्लीट स्ट्रक्चर को, कंप्लीट शेप को या साइज को गेन किए बिना ही फॉल ऑफ हो जाए, या फिर बर्ड्स जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होने से पहले ही फॉल ऑफ हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम अगेन क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अ डेफिशिएंसी सिम्टम। तो जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं वो सब क्या है, दीज आर डेफिशिएंसी सिम्टम। अब देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ कहाँ आते हैं। तो एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन की गई है, वो देखिए जरा। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, किस किसके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। देखो ये तीन चीजें हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सीन इन कहां पर मिलेंगे ये, तो इनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम है ये मिलते हैं सेनेसेंट लीफ में। कहां पर मिलेंगे, सेनेसेंट लीफ, सेनेसेंट लीफ।
सेनेसेंट लीफ मतलब क्या होता है? तो सेनेसेंट लीफ वो है जिन लीफ की ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है। मतलब कि ये लीव्स वो हैं जो ओल्डर एज में चल रहे हैं और इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है इन लीव्स के साथ, ये फॉल ऑफ हो जाएंगे प्लांट से। ऐसे लीव्स में अगर डेफिशिएंसी सिम्टम मिलेगी तो किसकी मिलेगी? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब एक चीज याद रखिए, सेनेसेंट लीफ मतलब ओल्ड लीव्स, और ओल्ड लीव्स के पास में डेफिशिएंसी सिम्टम अगर आ रहे हैं मतलब इनके पास मिनरल्स की कमी हो गई है। इनके पास मिनरल्स कम क्यों हो गए हैं? और अगर इनके पास मिनरल कम हो गए हैं तो मिनरल गए कहां? तो याद रखिए ये मिनरल्स जो हैं, ये मिनरल, दीज 3 मिनरल्स विल ऐसा बोल सकते हैं, विल मूव टू न्यू लीव्स। कहां पर मूव कर जाएंगे? ये मूव करके न्यू लीव्स के पास में चले जाएंगे। और अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम ओल्ड लीव्स को छोड़ के न्यू लीव्स के पास चले जाएंगे तो ओल्ड लीव्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और चूंकि ये मूव करके गए हैं इसलिए हम इनको मोबाइल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोबाइल एलिमेंट्स। तो दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, कई सारे एलिमेंट्स प्लांट में ऐसे होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेनेसेंट लीफ में से ही मिनरल्स मूव करके कहीं चले जाएं। अगर कोई यंग लीफ में से भी मिनरल मूव करके कहीं और चला जाता है तो उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, उसकी वजह से भी क्या होने वाला है, उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो अगर बाय चांस कोई एलिमेंट मूव करके कहीं और जा रहा है फ्रॉम यंग लीफ तो वो भी डेफिशिएंसी को कॉज हो जाएगी। और अगर सेनेसेंट लीफ में से भी मिनरल्स लोकोमोट करके या मूव करके चले गए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी डेफिशिएंसी सिम्टम शो हो जाएंगे। पर सेनेसेंट लीफ में डेफिशिएंसी सिम्टम किसकी वजह से मिलते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से मिल जाते हैं। समझ रहे हो? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, अलग अलग प्लांट अलग अलग मिनरल्स की, या बोलिए अलग अलग प्लांट सेम मिनरल की कमी की वजह से डिफरेंट सिम्टम भी शो कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी से अगर किसी में क्लोरोसिस हो रहा है तो सारे प्लांट्स में क्लोरोसिस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी से हो सकता है नेक्रोसिस होने लगे इंस्टेड ऑफ क्लोरोसिस। समझ रहे हैं? तो हर प्लांट में सेम एलिमेंट की वजह से सेम सिम्टम्स आए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, अब हमें एक चीज पता है कि प्लांट को कई सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट को है वो सारे एलिमेंट्स प्लांट के लिए कैसे हैं? एसेंशियल हैं। अब एक एक करके हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी एसेंशियलिटी हम प्लांट में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमको पता है बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो प्लांट को फॉर्म करेंगे या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। पर ये बायोमोलिक्यूल को फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट्स हैं क्या वो एसेंशियल एलिमेंट्स में आएंगे? तो ऑब्वियसली वो एसेंशियल एलिमेंट्स में आएंगे। जैसे कि कौन कौन? देखिए, पहला पॉइंट है कार्बन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो कौन है? कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो होते हैं ये 4 एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। क्या फॉर्म करते हैं? दीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं इनको? दीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों के हेल्प से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। नाइट्रोजन कहां पर मिलेगा? तो नाइट्रोजन आपको प्रोटीन में मिल जाता है। क्या सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन में? तो ये सारी की सारी चीजें हमें प्रोटीन में मिल जाती हैं। तो प्रोटीन में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिल गया। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको क्या मिल गया? कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, है ना। फैट की बात करें तो फैट भी इन्हीं चीजों से बनता है अल्टीमेटली। तो क्या हमको याद रखना है? हमको ये याद रखना है कि जैसे कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं इनको हमने एसेंशियल बोला, और एसेंशियल क्यों बोला उसका रीजन उन्होंने सामने लिख दिया है। तो ये रीजंस आपको क्या करने? याद रखने हैं। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों बोलते हैं इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट? क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी भी होते हैं। कौन
कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि कौन से एलिमेंट्स, अगर हम बात करें एटीपी की, किसकी बात करें, एटीपी, देखिए मैं लिख देता हूं, अगर मैं बात करता हूं एटीपी की, तो एटीपी में जो फास्फोरस है, दिस फास्फोरस इज अ एसेंशियल एलिमेंट। तो देखिए याद रखिए, दे आर essential elements are part of energy rich compounds, energy rich compounds, है ना। यहां पे एग्जाम्पल किसको लिया जाता है, फॉस्फोरस को, इज पार्ट ऑफ एटीपी, तो फॉस्फोरस इज पार्ट ऑफ एटीपी, है ना। तो एनर्जी रिच कंपाउंड का पार्ट हो सकते हैं क्या कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स, तो बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता ही चीज, ये कई सारे पिगमेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कौन से वाले पिगमेंट की हम बात कर सकते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, कौन, मैग्नीशियम। तो थर्ड आ जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है कौन, मैग्नीशियम। तो याद रखेंगे Mg2+ is essential for formation of what, chlorophyll। तो क्या पता चल गया हमको, हमें ये भी पता चल गया कि मैग्नीशियम जो है इट इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट। अब एक और चीज क्या याद रखनी है, जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं, किसको, एंजाइम्स को। तो ये याद रखेंगे फोर्थ। तो जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कैन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, या बोले इनएक्टिवेट या इनहिबिट्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कैन एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, कैन इनहिबिट एंजाइम्स। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम आयन की, तो मैग्नीशियम आयन जो है इट इज वेरी वेरी गुड एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंड पेप्केज। आपने दोनों का नाम सुना हुआ है, किस किस का। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल क्या हो गया, Mg2+। Magnesium is the activator for Rubisco, क्या Rubisco and Pepcase, है ना। तो क्या रुबिस्को और पेप्केज के लिए, दोनों के लिए क्या चीज एक्टिवेटर की तरह एक्ट करती है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक्ट एज अ एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंड पेप्केज। तो हमने क्या बोला, जो एसेंशियल एलिमेंट है ये एक्टिवेट और इनहिबिट भी कर सकते हैं एंजाइम्स को। तो एक एग्जांपल पता चल गया। एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखेंगे, दीज आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। समझ गए। अब देखो जल्दी से एक और पॉइंट देख लो। अब जो जिंक है इट इज एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। किसका एक्टिवेटर होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का एक्टिवेटर होता है कौन, जिंक। मैं लास्ट पॉइंट यहां लिख देता हूं। एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, जिंक इज एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है उसका एक्टिवेटर कौन है यहाँ पे, तो उसका एक्टिवेटर कौन होता है, जिंक होता है, याद हो जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है इसके लिए मोलिब्डेनम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजनेस एंजाइम। थर्ड लिख देता हूं, मोलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ, या बोलते मोलिब्डेनम इज एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजनेज। इसी चैप्टर में, इस सेम चैप्टर में जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं, ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में ही नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूं। नाइट्रोजनेज एंजाइम किस चीज में हेल्प करेंगे, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। किसके अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के अंदर। और ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। कौन, नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेटर की तरह कौन एक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मोलिब्डेनम। Zinc act as activator for activation of alcohol dehydrogenase.
मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है? तो मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है रुबिस्को और पेप्केज को। रुबिस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना, तो वो रुबिस्को का फुल फॉर्म है। उसके अलावा पेप्केज की बात करें तो पेप्केज क्या है? पेप्केज इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, है ना। तो इन सब का एक्टिवेटर जो है वो सारे के सारे एक्टिवेटर्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब किस में आएंगे? तो ये आएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये सारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, है ना, और इससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इफेक्ट पहुंचेगा। पर एक और चीज क्या याद रखनी है, क्लोरोफिल की अगर बात करूं तो वहां भी मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैग्नीशियम अगेन कैसा हो गया? एसेंशियल है। उसके अलावा हम बात करें एटीपी, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या फॉस्फोरस एसेंशियल है? हाँ, वो भी एसेंशियल है। उसके अलावा हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कोई भी बायोमोलिक्यूल का या बोलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए आपको बायोमोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, और बायोमोलिक्यूल को बनाने के लिए आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि इनके बिना क्या नहीं होगा? इनके बिना फॉर्मेशन बायोमोलिक्यूल का नहीं होगा, और बायोमोलिक्यूल अगर फॉर्म नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म भी अल्टीमेटली फॉर्म नहीं होगा। तो लास्ट जो पॉइंट है वो इसमें क्या याद रखना है अपन को? लास्ट तो नहीं है वैसे, बहुत सारे पॉइंट है, पर हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। तो अभी क्या याद रख रहे हैं कि जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं अगर वो एसेंशियल हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी मेंटेन कर सकते हैं सेल के, है ना। तो क्या याद रखेंगे? फिफ्थ पॉइंट, दे कैन maintain osmotic potential of cell। तो सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि इसका अच्छा खासा एग्जांपल आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपको क्या पता है कि पोटेशियम जो है इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम काय में हेल्प करता है? K प्लस हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। इसके अलावा आपको पता है, ये पहला एग्जांपल हो गया यहाँ पे। सेकंड आपको पता होना चाहिए H प्लस आइंस जो हैं, H प्लस आइंस जो होते हैं ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाते हैं, पीएच को बैलेंस करवाते हैं, है ना। तो H प्लस आइंस कैन मेंटेन पीएच ऑफ सेल। इसका सिंपल सा फंडा क्या है आपको याद रखना है, अगर H प्लस आइंस का अमाउंट ज्यादा होगा तो पीएच कैसा होगा? पीएच विल बी लेस। H प्लस ज्यादा, पीएच होगा लेस, और लेस मतलब कैसा? एसिडिक, है ना। तो पीएच अगर बिलो 7 जा रहा है मतलब पीएच कैसा है? एसिडिक है, और एसिडिक पीएच को मेंटेन कौन करवा रहा है? H प्लस आइंस मेंटेन करवा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन से तरीकों से हो सकता है। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि पहली बात तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां से होने वाला है? रूट से होने वाला है। तो ये पोर्शन जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? दिस इज अ रूट, है ना। रूट में आपको पता है ऊपर की तरफ जो जोन है वहां पर रूट हेयर जोन बोलते हैं। रूट हेयर जोन से निकलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर कैसे होते हैं? मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर, और इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स से आपको क्या याद रखना है? इनसे ट्रांसपोर्टेशन होते हुए वाटर जो है और जो मिनरल है वो साथ में मूव करके अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाएंगे? जाइलम तक। कहां तक पहुंच जाएंगे? और जाइलम से मूव करके ये अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक ट्रांसफर हो जाएगा। क्या चीज? मिनरल्स। अब मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या रखना है, या बोले एब्जॉर्प्शन ऑफ जो एलिमेंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो कैसे होगा? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है दो टाइप से। एक होता है एपोप्लास्ट, फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट एंड सेकंड इज सिम्प्लास्ट। क्या होता है एपोप्लास्ट, क्या होता है सिम्प्लास्ट, उसके बारे में देख लो जरा। मान लीजिए ये दो सेल है, सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2, है ना। ये इनके मैंने वॉल्स ड्रॉ कर दिए, ये इनके सेल वॉल है। दोनों के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इंटरसाइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया, ठीक है।
ये देखिए चूंकि ये प्लांट सेल है तो यहां पे वैक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ये मैंने यहां पे 2 वैक्यूल ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गया, वैक्यूल। दिस इज सेल वॉल। यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या याद रखेंगे यहां पे, देखते जाइए। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि जो वाटर है वो वाटर एंटर करने के बाद, एक बार वाटर अगर सेल में एंटर किया, वाटर एक बार मान लीजिए सेल में एंटर किया, ये वाटर ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये वाटर सेल में एंटर किया और एंटर करके साइटोप्लाज्म में गया। कहां गया, साइटोप्लाज्म में गया। देखिए वाटर आया, वाटर एंटर करके कहां गया, साइटोप्लाज्म में गया, और साइटोप्लाज्म के बाद ये प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए अगले सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रेवल कर गया। देख रहे हो, मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन जो है दिस इज कंडीशन ए कंडीशन में क्या हुआ, वाटर एंटर किया एक सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स हुआ, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, फिर ये वाटर इस सॉल्यूशन के साथ प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके नेक्स्ट सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया, और ऐसे ही फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ये मूव करते करते कहां तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक, है ना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है जहां पर वाटर सेल के साइटोप्लाज्म के साथ में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करके ट्रेवल करता है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिम्प्लास्ट। तो ये जो ए है दिस इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। समझ गए, मतलब वाटर ने सिंपली क्या किया, वाटर सेल के अंदर एंटर किया, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हुआ और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से होता हुआ फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल मूव कर गया। दिस कंडीशन इज सिम्प्लास्ट। अब मैं दूसरे कलर से आपको शो करके दिखाता हूं एपोप्लास्टिक कंडीशन कैसी होती है। जो सेकंड कंडीशन में लिखी थी एपोप्लास्टिक, उसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मान लीजिए ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बी, इस कंडीशन में जो वाटर है वो मूव करके जाएगा फ्रॉम सेल वॉल, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में मूव करता हुआ वाटर जा रहा है, और सिर्फ सेल वॉल से ही नहीं, बीच में इसने इंटरसेलुलर स्पेसेस से भी ट्रेवल किया है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे। दिस इज एपोप्लास्टिक पाथवे। सेम टाइप का पाथवे मिनरल्स भी फॉलो करते हैं। अगर मिनरल्स साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएंगे तो कंडीशन को बोलेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे, और अगर बाय चांस मिनरल साइटोप्लाज्म से ना होते हुए सेल वॉल के थ्रू और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू मूव करके जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। अब क्या याद रखना है, जो इनिशियल और जो रैपिड, शुरुआत में देखिए एकदम रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होगा मिनरल्स का, क्योंकि कंसंट्रेशन जो डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा होता है। सॉइल के पास, सॉइल इज द ग्रेटेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स, तो जो मिनरल का अमाउंट है वो सॉइल में बहुत ज्यादा है, प्लांट के पास उतना मिनरल नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल किसके पास ज्यादा है, प्लांट के पास, और सॉइल के पास, और प्लांट के पास कैसा है, कम है। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल दैट इज सॉइल टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल दैट इज प्लांट, क्या चीज मूव करेगी, मिनरल्स मूव करेंगे। तो मिनरल्स कहां से शुरुआत करेंगे मूव करना, तो मिनरल्स मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम सॉइल, और मूव करके कहां एंटर करेंगे, प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो इनिशियली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, एक्टिव के पैसिव, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा पैसिव। और जो इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन है वो काय के थ्रू होता है, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू नहीं होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन होगा एपोप्लास्ट के थ्रू, है ना। तो ये है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसका होने वाला है, मिनरल्स का, रैपिड होने वाला है। पहली चीज तो सबसे पहले मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, रैपिड होगा। उसके अलावा पैसिव होगा, कैसा होगा, पैसिव। तो मिनरल का इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रैपिड भी है और पैसिव भी है। जो सेकंड ट्रांसपोर्टेशन होगा मिनरल का वो कैसा होने वाला है, तो जो सेकंड ट्रांसपोर्टेशन है वो अब रैपिड नहीं है, वो कैसा होगा, स्लो होगा, एंड इट विल बी अ एक्टिव प्रोसेस। और वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एक्टिव है और स्लो है। तो स्लो और एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या यूज होने वाला है, एटीपी विल बी यूज्ड, है ना। तो क्या याद रखना है, मिनरल का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो दो तरीकों से होगा। पहला होता है एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, जो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है वो रैपिड भी होगा और पैसिवली होगा, मतलब एटीपी का यूज यहाँ पे नहीं होने वाला है। पर सेकेंड जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल का वो कैसा होने वाला है, स्लो और एक्टिव, मतलब यहाँ पे एटीपी का यूज होने वाला है। कोई पूछे इनिशियली सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा, तो सबसे पहले होगा एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड विल बी सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले एपोप्लास्टिक देन
सिम्प्लास्टिक। अब एक चीज हमको याद रखनी है, कोई प्रूफ है हमारे पास कि जो भी वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होता है? हमने इस लेक्चर के पहले ही जो पहला जो पार्ट था उसमें क्या देखा था? उसमें हमने देखा था जो जाइलम है, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल दोनों साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो मिनरल है ना वो वाटर स्ट्रीम के साथ में ऐसे फ्लो करता हुआ ऊपर चला जाता है ना? तो वाटर मिनरल्स के साथ में फ्लो करते हुए यूनिडायरेक्शनल वे में अपवर्ड मोशन करता है। ये अपवर्ड मोशन करता है कि नहीं करता है, और कौन से मिनरल अपवर्ड मोशन करते हैं ये कैसे पता किया जाए? क्या इसका कोई तरीका है? तो हाँ, इसका एक बहुत इजी सा तरीका है। हमें क्या करना है, हमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेने हैं, उनको सॉइल में मिक्सअप कर देना है, और फिर हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका अपटेक करेगा प्लांट, और अपटेक करने के बाद वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमको जाइलम के अंदर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? जाइलम के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडियो एलिमेंट्स लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, कहां पर मिक्स किया इसको? सॉइल में। और सॉइल से मिनरल्स को अपटेक किसने किया? प्लांट ने। और प्लांट ने मिनरल का अपटेक करने के बाद उसको कहां पहुंचाया? जाइलम में। कैसे पता चलेगा जाइलम में? ऐसे पता चलेगा कि जैसे ही वाटर जाइलम के अंदर पहुंचेगा तो जो मिनरल रेडियो एक्टिविटी है वो कहां पर हमको दिखाई देगी? जाइलम एलिमेंट के अंदर दिखाई देगी। तो अगर जाइलम एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखेगी तो इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव मिनरल सॉइल से सीधा कहां पहुंचा है? जाइलम के अंदर पहुंचा है, और जाइलम के साथ ये मूव करके अपर पोर्शन ऑफ प्लांट पे चला जाएगा, है ना? तो क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम। समझ गए? अब देखिए, जो सॉइल है, सॉइल इज द ग्रेटेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सारे प्लांट्स को मिला के लगभग 60 टाइप के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, है ना? उसमें से 17 कैसे हैं? एसेंशियल हैं। उन एसेंशियल में भी आपको क्या याद रखना है, कुछ होते हैं बड़े साइज के, कुछ होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना? अब क्या याद रखेंगे, सॉइल जो है इसके पास में वाटर और मिनरल्स अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना? उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी होल्ड करके रखती है सॉइल। किस को? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को और नाइट्रोजन फिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी होल्ड करके रखती है सॉइल, है ना? इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, जो एयर है, क्या? एयर को सप्लाई करता है सॉइल। रूट्स को जिंदा रहने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप करके रखते हैं एयर को फॉर द रूट्स। तो रूट्स को अगर रेस्पिरेशन करना है तो उनको एयर कहां से मिलेगी? उन्हें एयर कौन प्रोवाइड करेगा? सॉइल प्रोवाइड करेगी, है ना? उसके अलावा एक और चीज क्या याद रखनी है, ये स्टेबिलिटी देते हैं प्लांट को। अगर सॉइल प्रेजेंट ना हो तो प्लांट किसको होल्ड करके खड़ा रहेगा? तो प्लांट किसी को अगर होल्ड नहीं करेगा तो वो इजिली फॉल ऑफ हो जाएगा। तो जो सॉइल है इट इज अ ग्रेट रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को भी हार्बर करता है, उनको अपने पास में रखता है। उसके अलावा एयर प्रोवाइड करता है, और साथ में एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, जिससे प्लांट स्टेबलाइज रहता है और गिरता नहीं है इजीली, है ना? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक हैं।